हालांकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है वो इस इतिहास को ज़रूर बनाएंगे। हर विधानसभा तक, हर गांव तक, हर मोहल्ले तक विकास कैसे पहुंचे, इसकी चिंता योगी जी ने की। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री को लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वो इस इतिहास को ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नाजिम हाशमी, स्वागत है आपका रणनीति में। और आज हम आपके साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से, और हमारे साथ बात करने के लिए चर्चा पर मौजूद हैं अलीगढ़ 75 कोल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक अनिल पराशर जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एट 9 में। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने और अलीगढ़ के कोल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको सत्ता में लेकर आया। क्या आने वाले चुनाव में आप ये जनता से उम्मीद रखते हैं अपने तकरीबन 4.5 साल के कार्यकाल के बाद कि जनता दोबारा आपको ये अवसर देगी कि सत्ता में लेकर आएगी? नमस्कार। देखिए, 2014 में देश की जनता ने इस देश की स्थिति परिस्थिति को समझा, और जिस तरह की अराजकता का माहौल इस देश और प्रदेश के अंदर था, उस पर मोदी जी की कार्यशैली को लेकर, मोदी जी की विचारधारा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर मोदी जी में एक आशा और विश्वास की किरण जगी। तो मोदी जी का जो 2014 को सफल बनाया, मोदी जी को पीएम तक पहुंचाया। उसके बाद उनकी जब कार्यशैली को देखा आम जनता ने, प्रदेश का जो जंगल राज था उस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव में उस उत्तर प्रदेश के जंगल राज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मोदी जी का भरोसा करते हुए, कामों पर मोहर लगाते हुए 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विशाल प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बहुमत अब तक का इस प्रदेश का रहा होगा। उस समय 1-2 बार की छोड़ दी जाए स्थिति परिस्थिति को, और उसमें योगी जी जैसा नेतृत्व योगी जी ने इस देश को दिया, इस प्रदेश को दिया। और उस प्रदेश में योगी जी की सरकार जब से बनी, तो मैं जानता हूँ कि जनता के अंदर जो विषय थे या जनता के जो हित थे, जो लोकतंत्र के विषय थे, उसमें सबसे बड़ा विषय था यहाँ की ध्वस्त कानून व्यवस्था। योगी जी ने उस नब्ज पर काम करते हुए सबसे पहले ये जनता में आशा और विश्वास की किरण का संचार किया। और कोई भी लोकतंत्र हो जिसमें आशा विश्वास नहीं होगा, वो लोकतंत्र बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ पूरे प्रदेश में, जहाँ पहले विकास चंद जिलों में होता था, चंद विधानसभा में, चंद लोकसभा में होता था, उस विकास का एक खाका खींचकर हर विधानसभा तक, हर गांव तक, हर मोहल्ले तक विकास कैसे पहुंचे, इसकी चिंता योगी जी ने की। और मैं समझता हूं इस प्रदेश के अंदर जितना काम योगी जी की सरकार ने किया है, ईमानदारी की बात अगर देख लेंगे, आप मीडिया से हैं, इस देश की आज़ादी से लेकर अब तक का इस प्रदेश का 4.5 साल का कार्यकाल देख लीजिए। हर क्षेत्र को, हर समाज को, हर उम्रदराज व्यक्ति को, हर धर्म को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को चरितार्थ करते हुए योगी जी ने ईमानदारी के साथ इस विकास की प्रक्रिया को धरातल पर उतारने का काम किया, लोक कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने का काम किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था एकात्म मानववाद, अंत्योदय का जो सपना था, उसको अंतिम व्यक्ति तक जो विकास हमारा होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक जो कल्याण होना चाहिए, उस नारे को साकार किया। चाहे केंद्र सरकार की नीतियाँ हों, चाहे प्रदेश सरकार की नीतियाँ हों, जितनी भी जनहितकारी नीतियाँ थी, उनको एक समान रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग में कैसे लागू हो, अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुँचे। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण का मामला हो, हर घर को पानी का विषय हो रहा हो, हर घर को शौचालय का विषय रहा हो, किसान सम्मान निधि से लेकर किसान ऋण मोचन का विषय रहा हो, टेल तक पानी पहुंचाने का विषय रहा हो, सबको शिक्षा मिले, समाज शिक्षा मिले, ये विषय रहा हो, स्कूलों का कायाकल्प का विषय रहा हो, माध्यमिक शिक्षा का विषय रहा हो, उच्च शिक्षा का विषय रहा हो, युवाओं को रोजगार का विषय रहा हो। 5 लाख नौकरी में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता आज की तारीख में कि मैंने सिफारिश के आधार पर अपनी नौकरी लगवा ली। जिसको कभी सपने नहीं होते थे कि मेरा कहीं नंबर आएगा, उसके टैलेंट के आधार पर नौकरी मिलना, मैं समझता हूँ इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं के अंदर एक आशा की किरण जगने का काम हुआ। स्वास्थ्य के विषय में आपने देखा होगा,
कोविड जैसी महामारी को लेकर जब पूरा विश्व की व्यवस्था ध्वस्त थी, इस प्रदेश में योगी जी की सरकार ने बेहतर मैनेजमेंट के साथ साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जीरो से लेकर उच्च शिखर तक का जो अभियान सरकार ने चलाया कोविड महामारी के नियंत्रण को लेकर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी व्यवस्था किसी भी प्रदेश में नहीं मिली होगी, ऐसी व्यवस्था अन्य किसी देश में नहीं मिली होगी जितनी बेहतर व्यवस्था चिकित्सा की व्यवस्था, कोविड मैनेजमेंट की व्यवस्था इस यूपी में सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से दी होगी। अनिल जी, जो विपक्षी दल हैं उन लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी जो है वो एक मैनेज्ड, एक तरह से एडवर्टाइज वाली जो है सरकार है, यानी वो चीज़ों को दिखाती ज़्यादा है। अगर चीज़ें वो 10% करती है तो उसका जो एडवर्टीज़मेंट है वो 100% करती है। आपने बात करी शिक्षा की, आपने बात करी हेल्थ की, तो कोविड के दौरान में ही उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे थे। हालांकि बाद में इस पे सरकार का ये कहना कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई थी, ये एक तरह से ज़ख्मों पे नमक की तरह से काम कर रहा था। तो क्या इस तरह की बातें एक पार्टी की तरफ से जनता के बीच में जानी चाहिए? देखिए, मैं विपक्षी दलों को कहना चाहूँगा वो अपना काम करने में भी सफल नहीं है। जो काम उन्हें करना चाहिए वो भी बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका भी एक सकारात्मक भूमिका होती है। सकारात्मकता के साथ किसी विषय को रखेंगे तो उसका अच्छा मैसेज आता है। केवल कमी के लिए कमी निकालना किसी व्यक्ति के अंदर, मैं समझता हूँ विपक्ष का एक निराधार आरोप लगाने जैसी बातें होती है। आप अलीगढ़ के हैं, आपने सोचा था कभी कि 100 बेड का हॉस्पिटल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जिसको माननीय कल्याण सिंह जी ने स्थापना की थी, और कोविड जैसी महामारी के दौरान उस पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल ने यूपी के टॉप 10 हॉस्पिटल में काम किया, और 100 बेड को हमने कहाँ तक पहुँचाया? 100 बेड, 450 बेड आज की तारीख में है। तो कोविड के मैनेजमेंट के तहत ये बेड है हमारे, आईसीयू विद आईसीयू है, वेंटिलेटर भी है वहाँ पर। और आप एक बार देखिए, कैजुअलिटी जहाँ होती है, महामारी का दौर कोई भी होता है, कैजुअलिटी एक अलग विषय रहा, लेकिन जितनी रिकवरी वहाँ से पेशेंट करके गया, लगभग 90 से ऊपर की रिकवरी वहाँ हुई, 95, 97, 98 तक रिकवरी वहाँ पर हुई। और डॉक्टरों ने और मेडिकल केयर स्टाफ ने अपनी जान पर खेलकर, चाहे अलीगढ़ का पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल रहा हो, चाहे जेएनएमसी रहा हो, चाहे मलखान सिंह हॉस्पिटल रहा हो, आप ये भी तो देखिए, दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में कितनी डेथें हुई, मुंबई में देखिए अभी तक कंट्रोल नहीं है, केरल में अभी तक कंट्रोल नहीं है। ये सब चीज़ें बेहतर मैनेजमेंट के कारण संभव हो पाया है, और बेहतर मैनेजमेंट के कारण ही कोविड जैसी महामारी को हमने कंट्रोल में पाया है। आज 45, 46 जिले, 48 जिले हमारे कोविड जैसी महामारी से मुक्त हैं यहाँ पर। और आगे भी इस स्वास्थ्य विभाग को स्थायी रूप से कैसे बेहतर किया जाए, इस ओर सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में दावा दे रहा हूँ, पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल आपको मेडिकल के समकक्ष सुविधा देने में सक्षम होगा। एमआरआई की सुविधा बहुत जल्दी में चालू होने वाली है, चाहे डायलिसिस हो या सीटी स्कैन हो, अन्य व्यवस्था सुचारू चल रही है। 4000, 5000 ओपीडी जिस हॉस्पिटल की हो, 3000, 4000 ओपीडी मलखान सिंह हॉस्पिटल की हो, मेडिकल के समकक्ष अगर ओपीडी चल रही है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में ये भरोसे की किरण है। अनिल जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है और हर राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की कि वो 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री देंगे। इसी तरह से समाजवादी ने भी अपने काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं। मैं घोषणाओं की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं आपसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए के तौर पर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लिए क्या लक्ष्य देखते हैं, जो अगर आपको जनता वोट देकर आने वाले चुनाव में फिर से एमएलए बनाती है तो आप एक लक्ष्य के तौर पे लेंगे और उस काम को संपन्न करेंगे? देखिए, कोल विधानसभा बहुत ही प्रोग्रेसिव विधानसभाओं की गिनती में आती है, और मैं समझता हूँ ये तहजीब और तालीम का शहर है। ताला और तहजीब और तालीम तीनों मिलकर इस अलीगढ़ के विकास के लिए अग्रसर है। युवाओं के लिए अपार संभावना है। कोल तहसील में, कोल विधानसभा के अंतर्गत, अलीगढ़ महानगर के अंदर है, और एमएसएमई का जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो अलीगढ़ है। अलीगढ़ के अंदर कोल विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर है, अपार संभावनाएं हैं यहाँ। एक तरफ एजुकेशन की अपार संभावनाएं हैं, और आपने युवाओं के रोजगार के लिए देखते हुए सरकार ने जिस तरह की प्लानिंग की है एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत, मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ कारोबार हैं, सरकार ने हज़ारों लोगों को यहाँ रोजगार देने का काम किया है। बैंक के माध्यम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितना रोजगार अलीगढ़ जनपद में मिला है, आप तुलना कर लें अन्य जनपदों की तुलना में, अलीगढ़ को एनसीआर के निकट होने के बावजूद बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है यहाँ पर। अब भविष्य में चाहे डिफेंस कॉरिडोर आने वाला हो, चाहे हमारा राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय आने वाला हो,
चाहे एएमयू के माध्यम से रोजगार की डेवलपमेंट हो, अथवा जो छोटे छोटे स्किल्ड हैं हमारे, छोटे छोटे एक एमएसएमई स्किल्ड एरिया है, उसके अंतर्गत मेरी सोच ये रही है कि युवा जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% का एवरेज 2% का एवरेज नहीं आ पाएगा सरकारी नौकरी में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितना रोजगार की संभावना हो सकती है, ताला नगरी में रोजगार की संभावना जितनी हो सकती है, छोटे छोटे कारखानों के माध्यम से जितनी संभावना हो सकती है, हार्डवेयर डेवलपमेंट के माध्यम से, स्किल एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से जितनी योजनाएं यहाँ हो सकती हैं, उन सबको साकार अगर किया है, ODOP के माध्यम से वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो प्रोडक्ट हमने दिए हैं ODOP में ताला और हार्डवेयर को, उसके माध्यम से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और आपसे भी कहना चाहूँगा, कभी हमारे जिला उद्योग केंद्र जाइए, वहाँ के GM से बात करिए, इस माध्यम से मेरी विधानसभा में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। और मेरी विधानसभा में रोज़गार मेरी विधानसभा को नहीं मिला, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बिहार से आने वाले बहुत से लोगों को, दिल्ली से कोविड के अंतर्गत आने वाले बहुत से लोगों को, जिनके रोजगार ध्वस्त हो गए थे दिल्ली में, NCR के अंदर ध्वस्त हो गए थे, उन लोगों को रोजगार यहाँ पर, चाहे मनरेगा का विषय रहा हो, चाहे MSME के माध्यम से हार्डवेयर अथवा ताला का विषय रहा हो, या एजुकेशन का विषय रहा हो, या शिक्षा के क्षेत्र का विषय रहा हो, बहुत बड़ी मात्रा में मेरे यहाँ युवाओं को रोजगार मिला है। अनिल जी, रोज़गार की बात और रोज़गार का मुद्दा जो है वो बहुत अहम हो जाता है देश के लिए भी, किसी प्रदेश के लिए, किसी शहर के लिए, हर आदमी के लिए रोज़गार का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है। आपने बात करी MSME की। MSME जो हम बात करें तो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है रोज़गार में। अलीगढ़ क्योंकि MSME के लिए जाना जाता रहा है, आप भी जानते हैं, लॉक इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ पे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या हमने कोई खाका तैयार किया है जिस पे हम आगे काम करने वाले हैं? देखिए, आप जागरूक प्रहरी हैं समाज के। मोदी जी के आने के बाद जितना स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया, हर बच्चे को आप इंजीनियर बना देंगे, हर बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखेंगे, तो उस युवाओं की क्षमता के अनुरूप आप काम नहीं कर रहे। मेरी सोच ये रही है, मैं योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रोग्राम चलाया। किस लिए चलाया? जिसकी क्षमता हाई स्कूल करने के बाद जैसी है, इंटर करने के बाद जिसकी क्षमता जैसी है, आप ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी क्षमता क्या है, PG करने के बाद उसकी क्षमता क्या है, इसको हमें पहचान करनी होगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आज भी चाहे भले ही हाई स्कूल हो ना हो, और उसके अंदर अपना निजी व्यापार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जगाने की क्षमता है। मेरे अलीगढ़ के अंदर सैकड़ों युवा ऐसे हैं कि जो भले ही हाई स्कूल के बाद अपने रोज़गार में चले गए हों, इंटर के बाद रोज़गार में चले गए हों, और डिप्लोमा करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद रोज़गार में चले गए हों, उनको सफलता एक बार को सर्विस में मिली न मिली होगी। उसने अगर अलीगढ़ के ताला नगरी के अंदर, अलीगढ़ के MSME सेक्टर के अंदर, अलीगढ़ के लघु और सूक्ष्म व्यापार के अंदर ताला और हार्डवेयर के वर्क में अगर काम उसने किया होगा, और निश्चित रूप से उसने ऊंचाइयाँ प्राप्त की होगी। सैकड़ों हज़ारों युवा मेरे साथ के ऐसे हैं। आज अलीगढ़ में सैकड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर, हज़ारों करोड़ रुपए का टर्नओवर युवाओं के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट का विषय हो, चाहे इसका इंटर स्टेट का विषय हो। ताला और हार्डवेयर में जितना युवाओं ने डेवलपमेंट किया है, और आधुनिक मशीनरी के साथ, आधुनिक टैलेंट के साथ उसको काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूँ, हज़ारों युवाओं को रोज़गार NCR में एक बार कोई कम पड़ गया होगा तो अलीगढ़ ने पूर्ति उस रोज़गार की होगी। अनिल जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बात करी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, MSMEs की, जनता के बीच में एक धारणा ऐसी भी है कि अनिल पराशर जी जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ ख़ास इलाकों में ही जनता के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं, उनका कनेक्शन, बाकी इलाकों में उनका जो प्रेजेंस है वो उस तरीके का नहीं है जो एक विधायक का होना चाहिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखिए, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। मोदी जी और योगी जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे के आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। और नारा ही नहीं, वो नारा नारा न रहे, हकीकत रहे, इसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। अनिल पाराशर एक ऐसा विधायक है जिसके दरवाजे हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए हर समय खुले रहते हैं। आप जो लोग मेरे पास काम के लिए आए हो, या जिन्होंने मुझे अपने काम के लिए बुलाया हो, आप उन लोगों से बात करिए कि आपको किस तरह की स्थिति परिस्थिति उसके यहाँ मिली, आपको सम्मान मिला नहीं मिला, आपके काम को गंभीरता से लिया गया नहीं लिया गया। मैं आपको सैकड़ों ऐसे मुस्लिम धर्म के परिवार को बता दूंगा आपको, चाहे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटा रहा हो, चाहे मुस्लिम क्षेत्र में विकास कर रहे हो। आप ये देखिए, AMU स्टाफ क्लब की जो इतनी पुरानी मांग थी कि किला रोड पर AMU का जो चुंगी गेट है उस पर ओवरब्रिज, रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज मिल जाए, 40 करोड़ का पुल किसके प्रयासों से मिला भाई? केवल विधायक के केवल प्रयास थे उसमें।
और एएमयू स्टाफ क्लब के मैं फारूक साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वो लगातार स्टाफ क्लब की ओर से लगे रहे। आज वो 40 करोड़ का पुल उसका शिलान्यास होने वाला है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मुस्लिम या एएमयू का जो भी आंदोलन रहा हो, सीए को लेकर जो भी विषय रहा हो, क्या उन्होंने कभी बात करी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में मिलना चाहिए? उस प्रस्ताव को मैंने भेजा। आज प्रस्ताव स्वीकृति की ओर है। जो 2 जूनियर हाई स्कूल भी नहीं थे, हमारे 5वीं तक कॉलेज थे, उनको जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया। आपने देखा होगा कचहरी से लेकर जमालपुर रोड की स्थिति क्या थी, वो रोड किसने सही कराई? आज फर्राटे के साथ उस रोड से निकल रहे हैं। क्या वो मुस्लिम एरिया की रोड नहीं है? लेकिन हम आवश्यकता को आवश्यकता मानते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम धर्म के पैमाने के चश्मा से नहीं देखते इस चीज़ को। जिस तरह का काम सपा बसपा के लोगों ने किया, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया, आज हमने मुस्लिम धर्म को अपमानित करने का काम नहीं किया। सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने स्वास्थ्य सेवा के मामले में माननीय मुख्यमंत्री आकस्मिक जो निधि होती है उसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया हो, और 1,50,000 का लाभ नहीं उठाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक हमारे कार्यकर्ता हैं मोहम्मद आमिर राशिद, उनसे आप बात करिए। हमारे नबी हसन जी से बात करिए, जो मुस्लिम कार्यकर्ता के नाते हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे बात करिए, आमिर भाई से बात करिए, फारूक भाई से बात करिए। उन लोगों ने सैकड़ों लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाया। और मैं समझता हूँ आज चाहे आवास का मसला हो, चाहे शौचालय का मसला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का मसला हो, चाहे हर घर बिजली योजना हो, चाहे हर घर पेयजल योजना हो, जितना लाभ मेरे क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी को मिला है, इसका रेशो अगर देखेंगे तो 30 से 40% रेशो जा रहा है। आबादी के हिसाब से बात मत करिए। 40% आबादी भी नहीं होगी पूरे ज़िले में, उसका लाभ अगर मिल रहा है तो मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ संवैधानिक पद पर बैठने के बाद मैं कह सकता हूँ, कोई भी काम अगर ऐसा बता दे किसी भी धर्म का व्यक्ति कि हमने धर्म के आधार पर किया हो, अरे आप भुलाइए, मैं एएमयू भी हंसी खुशी के जाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री एएमयू आए, उसके सूत्रधार कौन रहा यहाँ का? मैं बीसी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने अपना बड़ा मन किया, उन्होंने 2 कदम बढ़े आगे बढ़े, हम लोग 4 कदम आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी आई कोविड के दौरान, तो हर व्यक्ति का दर्द मेरा दर्द है, हर व्यक्ति का दर्द माननीय मुख्यमंत्री का दर्द है, हर व्यक्ति का दर्द माननीय प्रधानमंत्री का दर्द है। उसी आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। जनता के चेहरे पर मुस्कान आए, गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है, अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है और अंतिम पायदान पर गरीब ही खड़ा होता है, उस गरीब के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, ये हमारा एक सफलता का मंत्र है। और 2022 में आप देखना कि जिस धर्म जो बीजेपी एक हवा बना रखा था इन लोगों ने, आज भाजपा के अंदर खुल के वो वर्ग काम कर रहा है। आप एक ऐसा बता दीजिए, इस अलीगढ़ के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नाम की कोई चीज़ हुई हो, ये विश्वास का प्रतीक है। और आज वो धर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास कर रहा है, मुस्लिम समाज खुलकर भरोसा कर रहा है। उसी का नतीजा ये है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा चरितार्थ यहाँ हो रहा है। उसी के अंतर्गत ये काम हो रहा है। हम सब लोग विकास के लिए काम करते हैं, हम सब लोग प्रदेश के लिए काम करते हैं, हम सब लोग देश के लिए काम करते हैं, हम सब लोग राष्ट्रोदय के लिए काम कर रहे हैं। और वही हमारा सपना है, राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, राष्ट्रोदय कैसे हो, इस नारे को चरितार्थ करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और अलीगढ़ आने वाले समय में एनसीआर में सबसे विकसित जिला बनेगा, कोल विधानसभा सबसे विकसित विधानसभा बनेगी। इसके लिए 5 साल का समय पर्याप्त समय नहीं है। आगे इसी भरोसे के साथ जनता भरपूर साथ देगी, और 350+ का जो नारा है, ये नारा और आगे बढ़कर काम करेगा। और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः भारी बहुमत के साथ, मैं 3 बार दोहरा रहा हूँ, पुनः भारी बहुमत के साथ, पुनः भारी बहुमत के साथ, पुनः भारी बहुमत के साथ जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए काम करेगी। और 2022 में और भी मजबूती के साथ सरकार काम करेगी। योगी जी हमारे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री घोषित हैं, मुख्यमंत्री भारी बहुमत के साथ बनेंगे, और उनके नेतृत्व में 2022 का जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि गरीबी का जो है वो कोई धर्म जो है नहीं होता है, और आने वाले चुनाव में पिछले नतीजों से भी ज़्यादा अच्छे नतीजे बीजेपी दिखाने का पूरा हौसला रखती है। दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9।